वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को एक नया फरमान जिसमें भारत को रूसी तेल खरीदने की सजा में 25% अतिरिक्त टैरिफ का झटका दिया। अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर कुल टैरिफ 50% हो गया, यानी ऐसा टैक्स जो सुनकर जेबें चीख उठी। ये नया टैरिफ 21 दिन बाद यानी रात 12:01 से लागू हो, जब सामान अमेरिका में खपत के लिए आएगा या गोदाम से निकाला जाए। ट्रंप का कहना है भारत को रूसी तेल खरीदना भारी पड़ गया क्योंकि वो यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन को रोकने में हमारा साथ नहीं दे रहा। अरे भाई ट्रंप जी, ये तो वही बात हुई कि पड़ोस में आग लगी हो और आप कहें कि रोटी क्यों सेंक रहे। व्हाइट हाउस ने बयान दिया कि भारत रूसी तेल खरीदकर और उसे बेचकर रूस की जेबें भर रहा है, जो उनकी आक्रामकता को और हवा दे रहा है। ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ बाकी देशों को सबक सिखाने के लिए है कि रूस का साथ देना महंगा सौदा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अमेरिका खुद रूस के साथ $3.5 अरब का व्यापार कर रहा है। ये तो वही बात हुई कि तू डाल डाल मैं पात पात। भारत ने भी पलटवार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, अरे ये तो अमेरिका ने ही हमें शुरू में रूसी गैस खरीदने को कहा था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रहे। अब जब हमने खरीद लिया तो टैरिफ का तमाचा मार रहे हो। जायसवाल ने यह भी जोड़ा कि जब यूक्रेन संकट शुरू हुआ तो पारंपरिक तेल सप्लाई यूरोप चली गई तो भारत ने मजबूरी में रूस की तरफ रुख। और हंसी की बात, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को में रूस यूक्रेन शांति की बात करने गए थे और उधर ट्रंप भारत को टैरिफ का डंडा मार रहे। ये तो वही बात है कि एक हाथ से मिठाई खिलाओ और दूसरे से थप्पड़ मार। भारत ने साफ कहा, हम अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। यानी ट्रंप जी, आप टैरिफ बढ़ाओ, हम भी देख लेंगे कि कैसे अपनी जेब और देश का हित बचाना है। अब देखना यह है कि इस तेल टैरिफ की खिचड़ी में अगला मसाला कौन डालता है। तैयारियां जोरों पर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समिट में शिरकत करने वाले। ये उनकी 7 साल बाद पहली चीन यात्रा हो। पिछली बार 2018 में किंगदाओ में एससीओ समिट में गए थे, लेकिन मजे की बात, इस बार समिट के बहाने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से साइड में गपशप की भी उम्मीद है। वो भी तब जब अमेरिका के ट्रंप साहब रूसी तेल की खरीदारी को लेकर भारत और चीन पर टैरिफ का तमाचा जड़ रहे हैं। मोदी जी और शी की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई थी। वहां दोनों ने लद्दाख के एलएसी पर तनाव कम करने का मास्टर प्लान बनाया, जिसके बाद नवंबर 2024 में डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ। अब दोनों देश रिश्तों को चमकाने में जुटे हैं। मानसरोवर यात्रा फिर शुरू, चीनी पर्यटकों के लिए वीजा और डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात चल रही। लेकिन मई में एक ट्विस्ट आया जब भारत को पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीनी हथियार, ड्रोन और लाइव इंटेलिजेंस मिल रहा। ये तो वही बात हुई कि पड़ोसी को चाय पिलाने गए और उसने चाय में नमक डाल दिया। वैसे एससीओ समिट में 20 से ज्यादा देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के हेड्स शामिल हो। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, हम मोदी जी का स्वागत करते हैं। ये समिट दोस्ती और एकजुटता का मेला होगा। लेकिन लाख पर अभी भी दोनों तरफ 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं। डिसएंगेजमेंट तो हो गया, पर अब डी एस्केलेशन और सैनिकों की वापसी का रोड मैप बन रहा है। पिछले कुछ महीनों में भारत से एनएसए अजित डोवल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री चीन जा चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पिछले महीने एससीओ विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए तियानजिन गए। लेकिन ट्रंप का 25% टैरिफ वाला ड्रामा दोनों देशों के लिए सिरदर्द बना। वो तो कह रहे हैं चीन पर भी टैरिफ लग सकता है। अरे भाई, ये तो वही बात है कि एक तरफ समिट में दोस्ती की बात और दूसरी तरफ टैरिफ का तमाचा। तो अब देखना यह है कि मोदी जी का ये चाइना चक्कर क्या रंग लाता है। क्या शी के साथ चाय पर चर्चा रिश्तों को और गर्म करेगी या फिर ट्रंप का टैरिफ ड्रामा सारी मस्ती में पानी फेर देगा। बस पॉपकॉर्न तैयार रखो, क्योंकि एससीओ समिट में डिप्लोमेसी का डांस धमाकेदार होने। मोदी जी का नया घर। अब सरकारी बाबू भी हाई फाई। दिल्ली की पुरानी इमारतों ने बहुत कुछ देखा है। कभी फाइलें देखी, कभी चाय के कप और कभी कभी तो मंत्रियों के झपकी लेते हुए चेहरे भी। लेकिन अब अच्छे दिन आ गए हैं। पुरानी खस्ताहाल इमारतों को पार्क एवेन्यू की शक्ल दी जा रही। ये सब हो रहा है कर्तव्य भवन, जो पहले कला केंद्र हुआ करता था। इस नए हाईटेक ठिकाने में सीसीटीवी का ऐसा इंतजाम है कि आप गलती से भी जम्हाई नहीं ले सकते। और हाँ, एंट्री के लिए भी आईडी कार्ड बेस्ड सिस्टम लगा है ताकि गलती से कोई फुर्सतिया मामा अंदर ना आ। आज उद्घाटन, कल तुम आओगे। 3 बिल्डिंगों का वादा था, लेकिन पहली ही बनी। बाकी 2 भी जल्द ही जन्म लेने वाली। गृह मंत्रालय तो अपना बैग पैक करके शिफ्ट हो भी गया है। अब बारी है पेट्रोलियम और ग्रामीण विकास मंत्रालय की। उनके मंत्री सोच रहे होंगे, चलो अब नए ऑफिस में बैठकर नए नए प्लान बनाएंगे। इधर 22 मंत्रालयों के 41,000 कर्मचारी बेचारे सोच रहे होंगे कि कहीं ये सब सुनकर पुरानी इमारतें बुरा न मान, क्योंकि बचपन से जवानी तक उन्हीं की सेवा में रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, कुछ पुरानी इमारतों को भी रिटेन किया जाए, जैसे वाणिज्य भवन और जवाहरलाल नेहरू भवन। शायद ये इसलिए कि पुराने यादें भी जिंदा रहे। पीएम मोदी का नया बंकिंग अड्डा कहते हैं कि घर जैसा सुख कहीं नहीं। तो मोदी जी ने सोचा, क्यों न अपने लिए एक नया और आधुनिक घर बनाया जाए। अब प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास भी
आयरलैंड में एक भारतीय प्रवासी ने रेडिट पर ऐसा पोस्ट डाला कि सोशल मीडिया पर हलचल मच। इस देसी भाई साहब ने कहा कि जो भारतीय आयरलैंड जा रहे हैं उन्हें वहां की संस्कृति को अपनाना चाहिए, न कि आयरलैंड को दूसरा इंडिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये पोस्ट हाल के नस्लीय हमलों के बीच आया, जिसने ऑनलाइन तीखी बहस छेड़ दी। उनका कहना है, हम प्रवासियों को उस देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए जहां हम रहे। मैंने देखा है कि कई भारतीय आयरलैंड को इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो इंडिया छोड़कर तो किसी वजह से आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी संस्कृति छोड़ दो, लेकिन जिस देश में रहो उसकी संस्कृति का सम्मान करो, उसे दूसरा इंडिया मत बनाओ। अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि आयरलैंड में पब में जाओ तो पानी पूरी की दुकान मत खोल दो। इस पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दी। कोई कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं किसी के घर जाऊं तो वहां अपने घर का सामान नहीं सजा। दूसरा बोला, भारतीय अपनी संस्कृति लाएं, लेकिन आयरलैंड की भी गले लगाएं। बच्चों को स्कूल में आयरिश भाषा सिखाएं, क्रिकेट के साथ हर्डलिंग भी खेलें, और भारतीय फेस्टिवल में आयरिश आर्टिस्ट को बुला, मतलब थोड़ा दाल बाटी और थोड़ा आयरिश स्टू मिक्स मसाला बनाओ। लेकिन कुछ ने चेताया, भाई ये सब तो ठीक है, पर नस्लवाद तो फिर भी नहीं रुके। कुछ लोग तो बस रंग देखकर ही ताने मारते। एक आयरिश यूजर ने कहा, मैं आयरिश हूं और मेरे हिसाब से ज्यादातर भारतीय तो अच्छे से घुल मिल रहे हैं। कुछ लोग संस्कृति अपनाने को पूरी तरह अपनी पहचान छोड़ने से जोड़ते हैं, जो बेवकूफ। तो जनाब, ये है आयरलैंड का देसी ड्रामा। कुछ कह रहे हैं पब में जाओ तो चाय पत्ती नहीं, गिनेस बियर मांग, और कुछ कह रहे हैं भाई अपने ढोल की पोल भी तो खोलो। अब देखते हैं ये संस्कृति समायोजन का मंत्र आयरलैंड में कितना रंग लाता, या फिर ये बस रेडिट का एक और वायरल तमाशा बनकर रह जाता है। कनाडा में रहने वाले एक रेडिट यूजर, जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता छोड़कर कनाडाई नागरिकता ली थी, ने एक पोस्ट में अपने फैसले पर गहरा पछतावा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कनाडा में भारत विरोधी भावना बढ़ती जा रही, जिस वजह से वह अब वापस भारत लौटने के बारे में सोच रहे हैं। इस यूजर ने लगभग 18 महीने पहले कनाडाई नागरिकता ली। कनाडाई नागरिक वापस भारत लौटने पर विचार कर रहा हूं, शीर्षक वाली इस पोस्ट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि कनाडाई नागरिकता लेना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस होता है कि यहाँ भारत विरोधी भावना बढ़ती जा रही। उन्होंने उन लोगों से सलाह भी मांगी जिनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) का दर्जा है और जो काम या जीवन के लिए सफलतापूर्वक भारत लौट आए हैं। ऑनलाइन मिली जुली प्रतिक्रियाएं। इस भावनात्मक पोस्ट पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। कुछ यूजर्स ने सहानुभूति जताते हुए अपने अनुभव बताए, जबकि कुछ ने भारत में जीवन और काम की वास्तविकता का सामना करने की सलाह दी। भारतीय मूल के एक और कनाडाई नागरिक ने लिखा, मैं जल्द ही भारत वापस जा रहा हूँ, लेकिन नस्लवाद की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सेहत पर ध्यान देने की। मैंने ज्यादा भेदभाव महसूस नहीं। दरअसल जब मैंने एक सहकर्मी के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायत की तो मेरे बॉस ने मेरा साथ दिया और तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं और हमें सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए। एक और रेडिटर ने भारत लौटने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी, खासकर अगर उनके पास पर्याप्त पैसे न हो। उन्होंने लिखा, भारत में कॉर्पोरेट वर्क कल्चर बहुत जहरीला होता है। ज्यादातर लोग जो वापस आते हैं वे अच्छी खासी बचत के साथ आते हैं और हर साल अपने निवेश से 4% पैसा निकालते हैं। इस तरह वे रोज के काम के तनाव के बिना भारत का आनंद लेते। एक और टिप्पणीकार ने लिखा, हिम्मत रखो भाई, अगर आपने पहले भारत में काम किया है तो आपको पता होगा कि सिस्टम को कैसे संभालना है। अगर नहीं तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। याद रखें, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, उम्मीदों को सही तरीके से संभालना ही असली चाबी। ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये घटना उन भारतीय मूल के लोगों के बढ़ते चलन का हिस्सा है जो विदेशों में अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। इसकी वजह सांस्कृतिक दूरी, नस्लवाद या घर की याद हो। इस साल की शुरुआत में आयरलैंड में रहने वाले एक भारतीय प्रवासी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने साथी प्रवासियों से आयरिश संस्कृति को अपनाने का आग्रह किया, बजाय इसके कि वे अलग थलग समुदाय बनाएं।